दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी की जो कि हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर काम करता है। काफ़ी रिनाउंड स्टॉक है और यहाँ पे जैसे कि आप लोग का डिजिटल में वो आया हुआ है जो धनी आपके द्वारा। तो मैं बात कर रहा हूँ इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर। तो यहाँ पे काफ़ी उछल-पुथल लगा हुआ है। कभी ये 1300-1400 रुपए में ट्रेड करा था, अभी मतलब लगभग 100 रुपए के आसपास का ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी बन रहा है और तो उस अपॉर्चुनिटी का हम लोग ग्रैब करने के लिए हम लोग को कितना टाइम लगेगा और ग्रैब करने के बाद हम लोग का इन्वेस्टमेंट में रिटर्न आने के लिए कितना टाइम लगेगा, एक-एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके साथ-साथ कुछ फाइनेंशियल टर्म उसमें आप लोग को जानने के लिए मिलेगा, कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों, सो दैट आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन सही से मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मार्केट डिलाइट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ आज इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। तो सबसे पहले इसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में मैं आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पे जो मैं आपको बताए थे कुछ फिनेंशियल टर्म, जो बहुत लोग को पता होगा जो कि ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री का एसेट क्लास। करेक्ट। तो यहाँ पे जो लोन बेस्ड एसेट क्लास होता है, यहाँ पे आप लोग को दिखेगा, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ, कि स्टेज वन एंड टू में यहाँ पे 90,000 करोड़ का यहाँ पे एसेट क्लास है। करेक्ट। तो यहाँ पे जो ये जो एसेट है, कंपनी का लोन ही एसेट होता है फॉर द फिनेंशियल कंपनी। करेक्ट। जैसे कि आप लोग को ऑलरेडी पता है, बहुत सारा जैसे कि महिंद्रा फिनेंस का बात कर लीजिए, मुथूट फिनेंस का बात कर लीजिए, बैंकिंग का बात कर लीजिए। तो वहाँ पे ऑलरेडी हम लोग इसके ऊपर बात किए हैं कि उसका जो लोन होता है उसके लिए वो एसेट होता है। और यहाँ पे स्टेज वन एंड टू लोन क्या होता है और स्टेज थ्री का लोन क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि आप लोग को दिखेगा स्टेज थ्री, ग्रॉस स्टेज थ्री का लोन दिखेगा और यहाँ पे दिखेगा आपको ग्रॉस स्टेज वन एंड टू का लोन। तो उसका मतलब क्या होता है, उसको जानने के लिए मैं आपको थोड़ा एक इमेज में लेना चाहूँगा। तो ये हो गया आपका इमेज। तो यहाँ पे आप लोगों को जानना होगा कि स्टेज वन में सबसे कम रिस्क होता है। उसका जो मतलब उसका जो क्रेडिट रिस्क है वो ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। स्टेज टू क्या होता है कि थोड़ा सा क्रेडिट रिस्क उसमें बढ़ रहा है। और स्टेज थ्री होता है, वो काफ़ी ज़्यादा आप लोग का रिस्क में वो एसेट क्लासेस है। करेक्ट। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा एक डार्क ब्लू, फिर मिड ब्लू, फिर रेड में। तो उस हिसाब से देखा जाए, अगर यहाँ पे फिर से मैं वापस आपको लेना चाहूँगा, तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि स्टेज थ्री का यहाँ पे जो लोन है, जो कि सबसे ज़्यादा रिस्क वाला है, उसका जो है 1517 का Q1 FY21 का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे Q1 FY20 में जो था 1200 करोड़ का, यहाँ पे देखिएगा 1246 करोड़ का, ये आपको सीधा मिल गया है 1517 करोड़ तक। तो इसका बहुत ज़्यादा 300 करोड़ का यहाँ पे इजाफा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। करेक्ट। और यहाँ पे जो सबसे जो कम रिस्क वाला लोन होता है, कम रिस्क वाला एसेट क्लास होता है, वो है वन एंड टू का। तो उसके हिसाब से देखोगे आप लोग, तो यहाँ पे 90,728 का है। तो इसका जो टोटल जो एसेट क्लास में 97% ये अक्योर कर रहा है, जो कि 98% था। तो उस हिसाब से इंडिया बुल हाउसिंग में रिस्क काफ़ी बढ़ रहा है। करेक्ट। ये हो गया, मतलब स्टार्टिंग हम लोग किए वो भी नेगेटिव से। तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उसका तो स्ट्रैटेजी वही है। और यहाँ पे मैं बात करूँगा कि जो एसेट एंड लिएबिलिटीज की, तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि उसका जो लोन है, जो डेट का रिपेमेंट है, आपका प्री पेमेंट को मिला के, वो 16,000 करोड़ का यहाँ पे रिपेमेंट हुआ है, जो कि एक थोड़ी सी अच्छी राहत की बात हो सकती है। करेक्ट। तो ये जो 16,000 करोड़ का जो भी लोन उसको डेट रीपेमेंट किया हुआ है, तो उसके हिसाब से हम लोग को पूरा स्ट्रैटेजी डिपेंड तो बिल्कुल नहीं करने वाला। तो हम लोग को उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा कि हम लोग को आगे कितना इन्वेस्टमेंट हम लोग को उस हिसाब से रखना चाहिए, सो दैट हम लोग को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट में रिटर्न आ सकता है। तो यहाँ पे उस वो तो सब चीज़ हम लोग टेक्निकल पे डिस्कस करेंगे। और थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे मैं चलता हूँ आपको screener.com पे। तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा एक जो कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो मिड कैप के हिसाब से अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि 6,471 करोड़ का। करेक्ट। और यहाँ पे जो आर आप लोग को दिखेगा 10.2% में। अगर रेशियोज में अगर आप लोग जाओगे, तो यहाँ पे जो आर कभी 29% हुआ करता था, मार्च 2020 में वो 14% तक आ चुका है। करेक्ट। तो ये थोड़ा सा मुश्किल की बात है और थोड़ा ख़राब बात भी आप लोग बोल सकते हो। सीधा मार्च 2019 में जो 27% था, वो सीधा 14% तक आ चुका है।
जो कि एक ठीक बात बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे मैं वापस ऊपर चलता हूँ, तो यहाँ पे डेट तो हम लोग देख नहीं सकते, बिकॉज़ जैसे कि हम लोग बात किए, इसका एसेट क्लास ही डेट ही है, करेक्ट? और डेट टू इक्विटी रेशियो में हम लोग का कोई काम का नहीं है फॉर द फाइनेंशियल कंपनी। प्लेस परसेंटेज यहाँ पे कंप्लीटली जीरो है, ठीक है? ये एक अच्छी बात होती है, तो इस हिसाब से भी हम लोग कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। लेकिन प्रोमोटर होल्डिंग 50% से बहुत कम है, लगभग उससे आधा से भी कम है। हम लोग का जो थ्रेशोल्ड रहता है 50% प्रोमोटर होल्डिंग होनी चाहिए, उससे बहुत कम है। तो अगर 50% से नीचे है, तो आज पर द प्रैक्टिस हम लोग को इन्वेस्टर्स में जाके स्टेक होल्डिंग पैटर्न चेक करना बनता है। तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि प्रोमोटर होल्डिंग जो 23% था 2017 दिसंबर में, तो वो घटते घटते आया हुआ है सीधा 21.70 में। बीच में बढ़ा हुआ था, 23.66 तक गया था, फिर 21 से फिर 23 गया था, फिर डायरेक्ट 21.70 आ चुका है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है यहाँ पे, जो गिरने के लिए स्टॉक का प्राइस गिरने की ये एक अलग रीजन हो सकती है, करेक्ट? और यहाँ पे अगर पब्लिक की बात किया जाए, तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टेक होल्डिंग बढ़ चुका है, जो कि 8% का भी हुआ करता था, सीधा 36.39% में हो चुका है, करेक्ट? और यहाँ पे जो मेजर पब्लिक जो होल्डिंग होता है, वो 2.16 से घटते घटते 1.18 आ चुका था जून 2019 में। अभी तो उसका कोई होल्डिंग दिख भी नहीं रहा है। और यहाँ पे जो मेहता मेहता करके जो स्टेक होल्डिंग है, तो यहाँ पे आप लोग का 1.71% उतना ही खाली दिखा रहा है, करेक्ट? और अदर्स में अगर जाओगे, तो यहाँ पे इंडियन बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो भी एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट में है, तो वहाँ पे भी कुछ स्टेक होल्डिंग आप लोग को दिखने के लिए मिलेगा। और सेकेंड वाला जो प्रगति एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट है, सेम आपका जो ये वाला जो चेंज हो गया है, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस से सीधा वो मतलब खाली नाम चेंज हुआ है, तो वो वाला स्टेक होल्डिंग यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका है। मतलब कंपनी का वेलफेयर फंड में भी थोड़ा गया हुआ है, और यहाँ पे पब्लिक के पास मैक्सिमम स्टेक होल्डिंग आ चुका है, जो कि एक मेरे हिसाब से एक सही साइन बिल्कुल भी नहीं है, करेक्ट? और यहाँ पे मैं बात करूँगा पीएस कंपैरिजन में, तो इस हिसाब से देखा जाए, तो इंडिया बुल हाउसिंग का पी काफ़ी लो दिखेगा। इसका मतलब नहीं कि हाँ, ये बहुत सस्ता में है, बट सस्ता और सस्ता भी हो सकता है, जैसे कि आप लोगों को पता है, बाकी ऑलरेडी और बहुत सारे वीडियो में आप लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं। अगर हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर बात किया जाए, तो इंडिया बुल हाउसिंग का आरओसी थोड़ा सा शानदार दिखेगा, अगर लास्ट 5 साल का आप लोग कंपेयर करोगे बाकी सबके साथ, चाहे एच हो गया, चाहे एल हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, ठीक है? तो इस हिसाब से बात किया जाए, तो इसका जो आरओसी थोड़ा इंप्रूव होते हुए नजर आया है बाकी सबका कंपैरिजन में, करेक्ट? तो उस हिसाब से इंडिया बुल हाउसिंग एक बहुत सस्ता वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म विजन अगर देखना है, तो कैसा देखना है मैं आपको बता भी दूंगा, उसका प्राइस लेवल भी बताते रहूँगा, और यहाँ पे आप लोग बने रहिए। तो 5813 में बात करूँगा, अभी भी कंप्लीट नेगेटिव ट्रेंड में है, इसमें कोई दुई मत नहीं है। यहाँ पे पूरा जो स्लोप के साथ गिरा हुआ है, कंसोलिडेशन के बाद फिर से गिरा हुआ नजर आ रहा है। 1 वीक के हिसाब से बात किया जाए, तो सिचुएशन यहाँ पे भी सेम दिखेगा। और यहाँ पे क्रॉसओवर के बाद अच्छा खासा गिरावट आया हुआ है, और अच्छा खासा इंटेंसिटी भी पकड़ रहा है, तो इसमें और गिरावट बाकी है, और काफ़ी ज़्यादा गिर सकता है, करेक्ट? और इसका जो लो है लगभग इसका 90 रुपीज़, तो मतलब उस टाइप भी आ सकता है, उसमें कोई आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए, यहाँ पे तो इंटेंसिटी अभी भी बनाया हुआ है, और ये हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा, जैसे कि आप लोग को दिखेगा यहाँ पे कॉर्नर प्रोड्यूस हुआ है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा इंटेंसिटी टूटा हुआ है। हो सकता है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हो, इसका मतलब नहीं कि यहाँ पे वो रिवर्सल दिखा दे, करेक्ट? तो फॉर द शॉर्ट टर्म इस हिसाब से 5813 के हिसाब से एक 90 रुपीज़ का लेवल आराम से दिख सकता है, करेक्ट? और यहाँ पे मैं बात करूँगा मल्टीपिगर पैटर्न की, तो रिवर्स ट्रायंगल तो हम लोग हमेशा वेट करते हैं, जैसे कि आप लोग को पता है, लेकिन यहाँ पे रिवर्स ट्रायंगल बनने की जगह बहुत खतरनाक डेंजरियस मोड में है, और यहाँ पे आप लोग को दिखेगा एक भारी गिरावट। और यहाँ पे जब तक इसके ऊपर नहीं गया हुआ है, 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं गया हुआ है, वहाँ पे आप लोग को गिरावट नज़र आएगा ही आएगा, फॉर द लॉन्ग टर्म, फॉर द मिड टर्म में बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे फिर यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे मैं अगर बात करूँगा, आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पे विरोधाभास नज़र आएगा, करेक्ट? तो यहाँ पे मैं बात करूँगा, सबसे पहले मैं गैप अप और वो गैप डाउन को मैं देखता हूँ मेरा प्रैक्टिस के हिसाब से। तो यहाँ पे सबसे पहला गैप डाउन आप लोग को दिखेगा, अगर मैं जूम जूम आउट करता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले दिखेगा ये वाला,
करेक्ट। और ये वाला जो गैप डाउन ओपनिंग है, इसको मैं जूम कर लूँ और यहाँ पे थोड़ा ड्रैग करके अगर आप लोग देखोगे तो ये जो गैप डाउन ओपनिंग है आप लोग को दिखेगा यहाँ पे कि 270 अपर लेवल में यहाँ पे एक बार टच कर सकता है, क्योंकि इसको पूरा फील नहीं हुआ है अब तक। जितना भी ऊपर गया है उसको फील नहीं किया हुआ है। तो 270 ये वाला टारगेट हो सकता है कभी ना कभी। कौन सा टाइम में आएगा ये तो अभी गिरावट तो है, यहाँ पे हम लोग कोई नज़र नहीं दे सकते, बट स्टिल विद इन 2 to 3 years 270 आप लोग कभी ना कभी ये तो आ ही सकता है, चाहे जितना भी डैमेज हो जाए कुछ भी हो जाए, इसमें 270 का लेवल एक बार टच कर सकता है। करेक्ट। और यहाँ पे दूसरा जो है गैप डाउन ओपनिंग, वो आप लोग को दिखेगा 381 रुपीज। ये भी अचीवेबल है, ये भी अचीवेबल है, ये भी मैं बहुत बता सकता हूँ। क्योंकि कभी भी कंप्लीट गिरावट बिना कोई आप लोग बोल सकते हो कि गैप डाउन में हो ही नहीं सकता। करेक्ट। येस बैंक का बात अलग है, उसमें कुछ अलग कहानी हो चुका था। और यहाँ पे भी आप लोग को काफ़ी थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहाँ पे भी और एक गैप डाउन ओपनिंग दिखेगा, वो हो गया 792। ठीक है। तो ये ऐसे अगर देखा जाए तो बहुत सारा गैप डाउन ओपनिंग आप लोग को मिलेगा। और थोड़ा सा छोटा गैप डाउन ओपनिंग भी वहाँ पे भी पैदा हुआ है, जो कि 1321 पे भी है। तो अगर उस हिसाब से बात किया जाए, टेक्निकल के हिसाब से बात किया जाए, तो जो गैप डाउन ओपनिंग को उसको कंप्लीट करने के लिए तो कभी ना कभी तो आएगा। उस हिसाब से अगर आप लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पे उतना ज़्यादा अर्थ नहीं बनता है। मैं आपको इसीलिए बता दिया क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होने का बहुत चांसेस है। राइट। तो यहाँ पे आप अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो तो उतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा रिस्क के साथ करना है। और अभी का लेवल में बिल्कुल भी तो एंट्री नहीं करना है, 90 का लेवल में एंट्री करके अगर छोटा सा अमाउंट वहाँ पे रख सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म और रिस्क के साथ, देन आप लोग को हो सकता है कि आप लोग का अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। करेक्ट। अगर मैं बात करूँ डाइवर्जेंस की, तो डाइवर्जेंस यहाँ पे बनने के लिए चक्कर में है, जैसे कि यहाँ पे लोअर लो बन सकता है। करेक्ट। और लोअर लो अगर वॉल्यूम में देखा जाए आरएसआई में, तो वो यहाँ पे हायर लो बनने के लिए कोशिश में है। इसका मतलब है ये एक लोअर लो और हायर लो मतलब एक बुलिश डाइवर्जेंस, उस बुलिश डाइवर्जेंस के हिसाब से यहाँ पे स्टॉक एक उछाल दिखा सकता है। तो ये कहाँ पे जाके रुकेगा वो थोड़ा देखना बाकी है। अगर 90 रुपीज़ तक आ ही जाता है जैसे हम लोग बात किए थे, तो यहाँ पे हम लोग को अगर वॉल्यूम उतना ज़्यादा डाउन नहीं होता है तो आप लोग को यहाँ पे एक उछाल दिखाने के लिए मिल सकता है। अगर ये वाला मैं फिर वो भी बता देता हूँ, अगर नहीं भी होता उसको क्या रीजन हो सकता है। अगर ये वाला वॉल अगर 90 रुपीज़ आने तक, तो अगर ये 90 रुपीज़ आएगा तो इसका जो चार्ट होगा तो यहाँ तक आ जाएगा। करेक्ट। और यहाँ पे जो अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा डाउन हो गया तो वो भी लोअर लो बना देगा। तो यहाँ पे कोई भी डाइवर्जेंस नहीं बन रहा है। तो इस डाइवर्जेंस के हिसाब से हम लोग कोई भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे दो सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, तो कौन सा सिनेरियो बनता है उस हिसाब से आप लोग का अपना डिसीजन लीजिएगा। करेक्ट। और यहाँ पे निफ्टी के साथ कोरिलेशन में जितना चेक किया वो माइनस में दिखा, इसका मतलब निफ्टी के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इंडिया बुल हाउसिंग के ऊपर अगर आप लोग को कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है तो स्टैंडअलोन बेसिस में लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। करेक्ट। और यहाँ पे जो कि हम लोग को सबसे रिलायबल और हम लोग को कंफर्मेशन देता है, जो स्टोकेस्टिक आरएसआई और हाइकेनेसी का जो कॉम्बिनेशन है, तो उसमें आप लोग को दिखेगा यह अभी भी गिरावट में है और ओवर सोल्ड जोन में जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे जब तक ओवर सोल्ड जोन में नहीं आ जाता है हम लोग को कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रहा है, लेकिन सेलिंग अपॉर्चुनिटी कम्प्लीटली कम्प्लीटली बन रहा है विदाउट एनी कन्फ्यूजन। करेक्ट। और वहाँ पे 1 वीक के ऊपर बात किया जाए तो ऑलरेडी यहाँ पे आप लोग को दिखेगा कि ओवरसोल्ड जोन में एंटर ही कर चुका है। करेक्ट। तो उस हिसाब से बात किया जाए आप लोग एक यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे देख सकते हो कि ओवरसोल्ड जोन में ऑलरेडी है। तो उस हिसाब से भी हम लोग को कोई भी बाइंग सिग्नल अभी तक नहीं आया हुआ है। और 1 मंथ के हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे भी आप लोग को उतना ज़्यादा सेलिंग सिग्नल तो आया हुआ है, बाइंग सिग्नल अभी तक नहीं दिख रहा है। करेक्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तो दो रेड कैंडल जो बना हुआ है उस हिसाब से अभी गिरावट दिखा सकता है। करेक्ट। तो इंडिया बुल हाउसिंग का ये था फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस। कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर देना, कोई भी दिक्कत हो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सुख मतलब बहुत अच्छे से होंगे। कोरोना का पीरियड है और अपना जो फैमिली है, अपना खुद का शरीर और अपना पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए। अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।